गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन, उसी की आगे और अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो देखो, कोशिका विभाजन में मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका से दो कोशिका दो चरणों में पूरी होती है। पहला, उसमें विभाजन होगा, मतलब कि केंद्र का विभाजन होगा, और दूसरा होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। जब इन दोनों में विभाजन कंप्लीट हो जाएगा तो एक कोशिका दो कोशिकाओं में बंट जाती है। ठीक है, अब हम विभाजन की, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहली स्टेज पढ़ ली थी, प्रोफेज। ठीक है, अब आज हम दूसरी स्टेज पढ़ेंगे, मध्यावस्था या फिर मेटाफेज। ठीक है, तो देखो कि जब कोशिका विभाजन की मध्यावस्था या फिर मेटाफेज होती है, उसमें कोशिका के अंदर या फिर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जब प्रोफेज अवस्था हमने पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि जो प्रोफेज अवस्था होती है वो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। मतलब कि कोशिका विभाजन में जितना टाइम लगता है उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम है वो प्रोफेज अवस्था के अंदर लगता है। अब प्रोफेज अवस्था के बाद में आती है मेटाफेज अवस्था या फिर मध्य अवस्था। ठीक है, तो जब मेटाफेज अवस्था आती है तो वो क्या होती है कि प्रोफेज से कम समय अवधि की अ, अवस्था होती है। मतलब कि जितना टाइम प्रोफेज में लगता है उससे कम टाइम लगेगा मेटाफेज अवस्था में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि मेटाफेज अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं कोशिका के अंदर या फिर केंद्रक के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तर्कु तंतुओं का निर्माण। तो प्रोफेज में हमने पढ़ लिया था कि जो तारकाय है वो दो तारकाय में डिवाइड हो जाता है, और उससे क्या है, तर्कु तंतु या फिर जो एस्ट्रल रेज है वो निकलने शुरू हो जाती है। तो मध्य अवस्था में क्या होता है कि तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद गुणसूत्रों का मध्य रेखा पर व्यवस्थित होना। तो जो प्रोफेज अवस्था थी उसमें क्या था कि जो गुणसूत्र थे वो मोटे और संघनित होकर क्या है, अलग अलग पार्ट में, या फिर जो क्रोमेटिन था, ठीक है, क्रोमेटिन तंतु था, क्रोमेटिन तंतु में परिवर्तन आके उन्होंने उसने क्या किया था कि गुणसूत्रों का रूप ले लिया था, या फिर वो गुणसूत्रों के रूप में आ गया था। ठीक है, अब जो ये गुणसूत्र है वो क्या करेंगे कि तर्कु तंतुओं का जब निर्माण होगा तो तर्कु तंतु क्या करते हैं कि एक मध्य पटलिका बनाते हैं या फिर एक मध्य रेखा बनाते हैं। उस पे क्या है, जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो सारे के सारे आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखो, हम डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो, यहाँ बनाते हैं, ये हो गई कोशिका। ठीक है, और प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है वो क्या है, विलुप्त होनी शुरू हो जाती है। और जब तक मध्य अवस्था आती है तब तक क्या है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों की दोनों विलुप्त हो जाती है। तो अब जो मध्य अवस्था आती है, देखो प्रोफेज अवस्था थी वो तो किसके अंदर, केंद्रक के अंदर, और केंद्रक द्रव्य के अंदर पूर्ण हो रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रोफेज अवस्था खत्म होगी और मध्य अवस्था शुरू होगी तो मध्य अवस्था किसमें, केंद्रक झिल्ली तो विलुप्त हो गई है, तो मतलब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाएंगे। और मध्य अवस्था से लेकर अंत अवस्था तक, मतलब मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और टेलोफेज, ये जो तीनों की तीनों अवस्थाएं हैं वो किसमें, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जब सम्मिलित रूप आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों तीनों की तीनों स्टेज क्या है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलने के बाद बनते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो स्टेज है वो जीव द्रव्य के अंदर कंप्लीट होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, ठीक है, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बना लेते हैं। तो मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज किसमें, जीव द्रव्य के अंदर कंप्लीट होती है। और जो प्रोफेज स्टेज है, जो सबसे पहली स्टेज है, वो किसके अंदर, केंद्रक द्रव्य के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये है हमारी कोशिका। ठीक है, इसमें से केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई है तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे तारकाय, जो कि क्या हो गए थे, दो दो भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, और इनसे एस्ट्रल रेज या फिर तारक किरणें निकलने शुरू हो गई। ठीक है, और मध्यावस्था में क्या होगा कि तर्कु तंतुओं का निर्माण भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कि मध्य रेखीय तल का निर्माण, मतलब कि दोनों तर्कु तंतुओं के बीच में क्या है, एक मध्य रेखीय तल बन जाता है। देखो इस प्रकार, ये तर्कु तंतु, ये इस प्रकार ये बन गए तर्कु तंतु। ठीक है, तारकाय से क्या हुआ, तर्कु तंतुओं का निर्माण हो गया मध्यावस्था में या फिर मध्यावस्था की स्टार्टिंग में।
केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में मिल गए और उन्होंने जीव द्रव्य बनाया। ठीक है, उसके बाद में है कि जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, बीच के पार्ट पे या फिर जो मध्य तर्कु तंतुओं की जो मध्य रेखा है उस पे व्यवस्थित हो जाएंगे। तो मतलब मान लो ये जो बीच का पार्ट है, इस पार्ट पे क्या होगा, जितने के जितने गुणसूत्र है वो सारे आके व्यवस्थित हो जाएंगे और एक मध्य रेखीय तल का निर्माण होता है। मतलब कि दोनों तारकाई के द्वारा जो तर्कु तंतु बनाए जाते हैं, उन तर्कु तंतुओं के बीच में एक तल पाया जाएगा या फिर उनके मध्य में एक तल पाया जाता है जिसको मध्य रेखीय तल बोलते हैं। और जो ये मध्य रेखीय तल होता है इसको हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब तो इस पे देखते हैं कि गुणसूत्र किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये गुणसूत्र बिंदु और इससे जुड़े हुए ये हो गए गुणसूत्र। ठीक है, ये गुणसूत्र बिंदु हो गया और ये गुणसूत्र क्या है, मेटाफेज या फिर जो ये मध्य तल मान लो इस पे व्यवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ये जिस तल पे ये गुणसूत्र सारे के सारे व्यवस्थित होंगे या फिर जिस प्लेट पे ये व्यवस्थित होंगे उसको हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। ठीक है, उसके बाद देखो कि जिस टाइप से या फिर जिस व्यवस्था में ये गुणसूत्र इस मध्य प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं उसमें देखो क्या होता है कि जो इनका गुणसूत्र बिंदु होता है वो तो मध्य रेखा पर, ठीक है, व्यवस्थित होगा और जो इनकी भुजाएं होती है वो ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित होगी। तो देखो, मतलब मान लो ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये हो गई इनकी मध्य प्लेट। ठीक है, अब ये गुणसूत्र बिंदु है, ये क्या करेगा, जो जितने भी गुणसूत्र होंगे उन सब का गुणसूत्र बिंदु क्या है, इस मध्य प्लेट के ऊपर व्यवस्थित होगा और जो इनकी भुजाएं हैं वो मतलब मान लो इस प्रकार ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित होगी, ये इस वाले ध्रुव की तरफ, ये इस वाले ध्रुव की तरफ। अब ये दूसरा गुणसूत्र, तो इसका गुणसूत्र बिंदु मध्य प्लेट के ऊपर और इसकी जो भुजाएं हैं वो ध्रुवों की तरफ व्यवस्थित होगी। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब है कि जो मध्य अवस्था होती है उसमें क्या है कि गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर हमें गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करना होता है तो उसके लिए कोशिका विभाजन की मध्यावस्था या फिर मेटाफेज क्या है, सबसे उपयुक्त अवस्था रहती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या है, गुणसूत्रों की संरचना हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद की अत्यधिक कुंडलन के कारण ये छोटे और मोटे हो जाते हैं। मतलब कि गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या है, बहुत ज्यादा कुंडलन हो जाता है मध्य अवस्था के अंदर, जिसके कारण ये क्या है, एक तो छोटे दिखाई देंगे क्योंकि मतलब मान लो एक लंबा धागा है, ठीक है, और अगर वो धागा क्या है एक दूसरे पे ही लिपट जाए तो उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा और क्या होगा कि वो मोटा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार, मतलब मान लो ये एक धागा है, ठीक है, दो धागे मान लो आपस में, तो अब इनकी लंबाई क्या है, ज्यादा है, लेकिन अगर ये धागे क्या करें, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, मतलब मान लो इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर ये लिपट जाए तो क्या होगा कि इनकी जो आकृति है या फिर इनका जो आकार है वो छोटा हो जाएगा एक दूसरे पर लिपटने के कारण, और इनका जो व्यास है या फिर इनकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ये मोटे दिखने लग जाएंगे। और यही केस में होता है गुणसूत्रों में, क्योंकि इस अवस्था में या फिर मेटाफेज अवस्था में क्या है कि गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये छोटे और मोटे दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, मेन पार्ट पढ़ लेते हैं कि जो मध्य अवस्था होती है फिर जो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था होती है उसमें कोशिका में या फिर गुणसूत्रों में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में मिक्स हो जाएंगे और जीव द्रव्य बनाएंगे। ठीक है, दूसरा, जो तारकाय दो भागों में विभाजित हुआ था उन दोनों तारकाय से क्या है, तर्कु तंतुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये तर्कु तंतु एक बीच में स्पेस बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो गुणसूत्र है वो तर्कु तंतुओं के बीच में आकर स्थित हो जाते हैं, और ये जो बीच का भाग होगा इसको हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। ठीक है, या फिर मध्य रेखीय तल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जब गुणसूत्र इस मध्य रेखीय तल पे व्यवस्थित होंगे तो उनका जो गुणसूत्र बिंदु है वो मध्य रेखा पर स्थित होगा और उनकी जो भुजाएं हैं वो क्या करेगी, दोनों ध्रुवों की तरफ स्थित होगी। ठीक है, और इसमें क्या है कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संरचना सबसे स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करने के लिए मेटाफेज सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है।
और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में संघनित हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये छोटे और मोटे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पूरी की पूरी मेटाफेज अवस्था। अब हम अगली पढ़ते हैं पश्चावस्था या फिर एनाफेज। तो देखो जो पश्चावस्था होती है वो कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोशिका विभाजन में सबसे कम टाइम पश्चावस्था में या फिर एनाफेज स्टेज के अंदर लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज में लगेगा, प्रोफेज अवस्था में, और सबसे कम टाइम लगेगा एनाफेज में या फिर पश्चावस्था में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि पश्चावस्था में गुणसूत्रों में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे तो हो गया, सबसे अल्पकाल की अवस्था है ये। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या होता है कि तर्कु तंतु जो क्रोमेटिड से जुड़े रहते हैं संकुचन के कारण विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो मध्यावस्था में क्या हुआ कि जो ये तर्कु तंतु थे ये क्या थे, दोनों मतलब कि जो तर्कु तंतु थे वो क्या थे, एक तारकाय से लेकर दूसरे तारकाय तक पूर्ण रूप से फैले हुए थे। ठीक है, या फिर पूरे कोशिका द्रव्य में ये क्या है, पूर्ण रूप से फैले हुए थे। अब जब पश्चावस्था आती है तो तर्कु तंतु जो क्रोमेटिड से जुड़े रहते हैं, ठीक है, बल्कि ये वो वाले तर्कु तंतु जो कि गुणसूत्रों के ये वाला जो पार्ट हुआ, ठीक है, गुणसूत्रों का ये वाला पार्ट, उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड। तो वो वाले तर्कु तंतु जो क्रोमेटिड से जुड़े थे या फिर जिन तर्कु तंतुओं से क्रोमेटिड जुड़े थे उनमें क्या है, पश्चावस्था में संकुचन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो संकुचित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो तर्कु तंतु होंगे वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगे, मतलब कि कुछ तर्कु तंतु क्या करेंगे, इस ध्रुव की ओर गति करने लगेंगे और कुछ तर्कु तंतु क्या है, इस नीचे वाले ध्रुव की ओर गति करने लगेंगे। तो देखो पश्चावस्था भी बना लेते हैं, ये हो गया हमारी कोशिका। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों के दोनों तारकाएं, इससे ये तारक किरणें निकलती हुई। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो सबसे अल्पकाल की अवस्था है। दूसरा क्या है कि जो तर्कु तंतु है उनमें संकुचन, क्रोमेटिड के कारण संकुचन होने लगता है, वो क्या है, विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। तो देखो इस प्रकार, ठीक है, कुछ तर्कु तंतु क्या है, एक ध्रुव की तरफ या फिर ऊपर वाले ध्रुव की तरफ चले गए, और कुछ तर्कु तंतु क्या है, नीचे वाले ध्रुव की तरफ चले गए। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, गुणसूत्र बिंदु विभाजन के कारण दो पुत्री गुणसूत्रों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, या फिर देखो ये एक गुणसूत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक गुणसूत्र। ठीक है, अब इस गुणसूत्र का जो ये गुणसूत्र बिंदु है इसमें क्या होगा, विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो ये एक गुणसूत्र है वो दो पुत्री गुणसूत्रों में विभाजित हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये एक गुणसूत्र हो गया, तो इसके पुत्री गुणसूत्र एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, मतलब कि जो एक गुणसूत्र था उसके गुणसूत्र बिंदु में विभाजन हुआ, जिसके कारण एक गुणसूत्र से दो पुत्री गुणसूत्र बन गए, इस प्रकार। ठीक है, अगला है प्रत्येक गुणसूत्र की आकृति वी, आई या फिर जे प्रकार की हो जाती है। अब देखो जब गुणसूत्र बिंदु विभाजित होंगे तो दो पुत्री गुणसूत्र बनाएंगे, और ये जो दोनों पुत्री गुणसूत्र है, ठीक है, इस या फिर इस स्टेज में हम क्या बोल सकते हैं कि गुणसूत्रों की आकृति या तो वी के समान दिखाई देगी या आई के समान या फिर जे के समान। देखो किस प्रकार, ये क्या है, एक पुत्री गुणसूत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले वी के समान, तो देखो ये जो आकृति है ये वी के समान है। ठीक है, दूसरी आई के समान, तो एक इधर और एक इधर। अब ये देखो इस प्रकार आई के समान संरचना हो गई। दूसरी है जे के टाइप, मतलब कि एक गुणसूत्र मतलब मानो यहाँ हो गया और एक गुणसूत्र यहाँ हो गया, तो ये देखो ये तीसरी आकृति जे के समान। तो पश्चावस्था में क्या है कि गुणसूत्रों की आकृति अंग्रेजी के तीन अक्षरों के समान दिखाई देती है, वी के समान, आई के समान और जे के समान। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, केवल और केवल दो क्रोमेटिड ही शेष बचते हैं, या फिर गुणसूत्र बिंदु में विभाजन के कारण क्या है, दो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, अगला है समभुजीय एवं विषमभुजीय गुणसूत्र। तो देखो इसमें क्या होता है कि इस गुणसूत्र बिंदु में विभाजन के कारण क्या हुआ, पुत्री गुणसूत्र का निर्माण हुआ, और पुत्री गुणसूत्र में ये जो है, मतलब एक ये और एक ये, केवल और केवल दो भुजाएं शेष बची। ठीक है,
तो जिन गुणसूत्रों में इन दोनों भुजाओं की लंबाई समान होगी उसको हम बोलेंगे समभुजीय गुणसूत्र। और ऐसा गुणसूत्र जिसमें मतलब मान लो एक भुजा छोटी है और एक भुजा बड़ी है, तो ऐसे गुणसूत्रों को हम बोलेंगे विषमभुजीय गुणसूत्र। ठीक है, तो समान भुजाएं या फिर समान लंबाई की भुजाएं समभुजीय गुणसूत्र और असमान लंबाई की भुजाएं मतलब की विषमभुजीय गुणसूत्र। ठीक है, अगला है स्तत एवं अस्तत तर्कुतंतु। तो देखो कुछ तर्कुतंतु क्या हुए, ध्रुवों की तरफ गति करने लगे, तो ऐसे तर्कुतंतु जो पूर्ण रूप से दूसरे तरकाय से नहीं जुड़े होते उनको हम बोलेंगे असतत तर्कुतंतु, क्योंकि ये लंबाई में पूर्ण नहीं है। और कुछ तर्कुतंतु क्या होते हैं कि इस प्रकार पूर्ण लंबाई के अंदर ठीक है पाए जाते हैं, मतलब कि एक तारकाय से लेकर दूसरे तारकाय तक वो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, उनको हम बोलेंगे तत् तर्कुतंतु। जो दोनों तारकाय को जोड़ेंगे वो होंगे तत् तर्कुतंतु, और जो आधे आधे ध्रुवों की तरफ गति करने लग जाएंगे उनको बोलेंगे असतत तर्कुतंतु। ठीक है, अगला है कि पुत्री गुणसूत्र के सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर और भुजाएं विषुवत रेखा की ओर गति करती है। तो देखो ये पुत्री गुणसूत्र बन गए। ठीक है, पुत्री गुणसूत्र में जो ये पार्ट है ये हो गया इसका गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, ये हो गया इसका गुणसूत्र बिंदु, और जो ये दो पार्ट हैं ये हो गई इसकी भुजाएं। ठीक है, तो पश्चावस्था में क्या होगा कि जो पुत्री गुणसूत्र है उसका जो गुणसूत्र बिंदु है, सेंट्रोमियर मतलब ये गुणसूत्र बिंदु, वो तो ध्रुवों की तरफ गति करेगा जैसे कि इस प्रकार। ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाने लग गए। ठीक है, और जो भुजाएं हैं वो इस मध्य रेखा पे, ये जो बीच में रेखा बनेगी ना इसको मध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होगी, इस मध्य रेखा की ओर आनी शुरू हो जाएगी, जैसे इस प्रकार, इसमें भी ये इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी पश्चावस्था। तो देखो फिर से देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो क्या होगा, ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, मतलब कि कोशिका विभाजन में जितना भी टाइम लगेगा उसमें सबसे कम टाइम पश्चावस्था के अंदर लगता है। अगला है तर्कुतंतु, जो कि क्रोमेटिड से मतलब कि पुत्री गुणसूत्रों से जुड़े रहते हैं। तो पुत्री गुणसूत्रों में क्या होता है, संकुचन होता है, और संकुचन के कारण ये तर्कुतंतु मतलब कि कुछ तर्कुतंतु क्या करते हैं, ध्रुवों की ओर गति करनी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे तर्कुतंतु जिन्होंने ध्रुवों की तरफ गति की और जो बीच से टूट गए उनको हम बोलेंगे असतत तर्कुतंतु। क्या बोलेंगे, असतत तर्कुतंतु। ठीक है, और ऐसे तर्कुतंतु जो कि एक तारकाय से लेकर दूसरे तारकाय तक पूर्ण रूप से फैले रहेंगे उनको हम बोलेंगे तत् तर्कुतंतु। ठीक है, उसके बाद है कि ये पूरे पूरे गुणसूत्र से मध्यावस्था में, तो इनका जो गुणसूत्र बिंदु है उसमें विभाजन होगा, जिसके कारण क्या होगा, दो पुत्री गुणसूत्र बन जाएंगे इस प्रकार। इससे एक गुणसूत्र से दो पुत्री गुणसूत्र बन जाएंगे गुणसूत्र बिंदु में विभाजन के कारण। ठीक है, फिर क्या है कि पश्चावस्था में प्रत्येक गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी के 3 अक्षरों के समान हो सकती है, V, I या फिर J, क्योंकि पुत्री गुणसूत्र बन गए और पुत्री गुणसूत्र में क्या है, केवल 2 क्रोमेटिड या फिर 2 भुजाएं पाई जाएगी, जिसके कारण इनकी आकृति V, I या फिर J की शेप की हो जाएगी। अब है कि समभुजीय या विषमभुजीय, तो जिन गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं समान लंबाई की होगी वो हो जाएंगे समभुजीय, और जिनकी असमान लंबाई की होगी वो हो जाएंगे विषमभुजीय गुणसूत्र। ठीक है, अगला तर्कुतंतु ये मैंने बता दिए। और लास्ट जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा कि जब ये पुत्री गुणसूत्र बन गए तो इन पुत्री गुणसूत्रों के जो गुणसूत्र बिंदु है वो तो क्या करेंगे, ध्रुवों की तरफ गति करना शुरू कर देंगे, और इनकी जो भुजाएं हैं उनका मुख किस तरफ, मध्य रेखा पर या फिर विषुवत रेखा की ओर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने मेटाफेज और एनाफेज दो अवस्थाएं पढ़ ली, या फिर मध्यावस्था या फिर पश्चावस्था। ठीक है, अब कल के लेक्चर में हम इसकी लास्ट अवस्था टेलोफेज पढ़ेंगे, जिसको अंतावस्था भी बोलते हैं, अंत्यावस्था। ठीक है, और जब टेलोफेज पूर्ण हो जाएगी तो टेलोफेज में क्या होगा कि एक केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद में हम कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।